हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हम लोग कर रहे हैं रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और डिविडेंड का जो चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जो एमएम अप्रोच अंडर इररेलेवेंस है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जो वॉल्टर की अप्रोच है रेलेवेंस के अंदर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड को इफेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, कि गॉर्डन का जो मॉडल है उसके अजम्पशंस क्या है, क्या डिविडेंड पॉलिसी जो है वैल्यू ऑफ द फर्म को गॉर्डन के मॉडल के अंदर इफेक्ट करती है। तो इसको हमने एग्जाम्पल के साथ बताना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे है। तो हमें पता है कि जो डिविडेंड की थ्योरीज, एक रेलेवेंस थ्योरी है, एक इरेलेवेंस थ्योरी है। तो गॉर्डन की जो अप्रोच है दैट फॉल्स अंडर थ्योरीज ऑफ रेलेवेंस, जो कहती है कि जब डिविडेंड डिसीजन जो होते हैं वो वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करते हैं। तो जो इसके सपोर्टर थे मायरन गॉर्डन, जॉन लिंटर, जेम्स वॉल्टन एंड रिचर्डसन। तो वो कहते थे कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इन्वेस्टर को पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो डिविडेंड डिसीजन जो होते हैं रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि वो वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज कर देते हैं। मार्क गॉर्डन डेवलप द मॉडल, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड पॉलिसी, कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। फर्म जो है इक्विटी फर्म है, इसका मतलब है कि सारी जो फिनेंसिंग है, जो भी फंड्स है वो इक्विटी के द्वारा ही आते हैं, एक्सटर्नल फिनेंसिंग नहीं यूज की जाती। और जो रिटेन अर्निंग होती है उसके बेसिस पे एक्सपेंशन को फिनांस किया जाता है। जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज कांस्टेंट। इवन जो रिटेंशन रेशियो है, जो डी है, जिसको हम कहते हैं कि जितना वो रिटेन करती है प्रॉफिट अपने पास, वो भी कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट जो है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। जी जो है दैट इज इक्वल टू बी आर, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज कांस्टेंट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज मोर देन द ग्रोथ रेट। Constant cost of capital, Gordon's model also ignore the effect of change in firm's risk class and its effect on cost. तो यहाँ पे cost of capital को हम constant मानते हैं, risk और uncertainty का impact वो कहते हैं कि नहीं होता। तो वो फर्म जो है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है और यहाँ पे कोई टैक्सेस नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्काउंट रेट जो है दैट इज ग्रेटर देन दी ग्रोथ। तो उसी तरह हम देखते हैं कि गॉर्डन का जो बेसिक वैल्यूएशन मॉडल है, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, the market value of a share is equal to the present value of future streams of dividend। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिविडेंड है वो काफी इफेक्ट करता है। तो इसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि P जो है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और यहाँ पे D1 डिवाइडेड बाय 1 + K जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लस D2 जो है सेकेंड पीरियड के अंदर जो डिविडेंड मिलता है डिवाइडेड बाय 1 + K2, सो ऑन। इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इस फार्मूले को जो है सिंप्लीफाई कर दिया। P जो है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, और वी कुड से दी E जो है दैट इज द अर्निंग पर शेयर इनटू 1 माइनस B जो है दैट इज द रिटेंशन डिवाइडेड बाय KE जो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस BR जो है दैट इज द ग्रोथ रेट। उसी तरह इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, P इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस G। D0 जो है जो हमें लास्ट ईयर डिविडेंड मिला था 1। तो यहाँ पे D0 जो है जो प्रीवियस ईयर हमें डिविडेंड मिला था 1 + G जो है दैट इज द ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो अब हम इन सिंबल को अंडरस्टैंड करते हैं। P जो है दैट इज द प्राइस ऑफ शेयर, E जो है दैट इज द अर्निंग पर शेयर,
के ई जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, बी आर जो है दैट इज इक्वल टू जी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल इक्विटी फर्म, और उसी तरह डी जीरो जो है डिविडेंड हमें जो लास्ट ईयर मिला था, डी वन जो है डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गॉर्डन का बेसिक वैल्यूएशन मॉडल है ये हमें बताता है कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो उससे क्या होता है कि प्राइस पर शेयर इंक्रीज एज द डिविडेंड पे आउट डिक्रीज। तो यहाँ पे जो ग्रोथ फर्म है उसको कम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए और अपने पास रिटेंशन ज्यादा करनी चाहिए जब रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यहाँ पे प्राइस पर शेयर जो है वो हर सिचुएशन के अंदर जो है सेम रहती है और ये डिविडेंड पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होती, तो ये नॉर्मल फर्म होती है। उसी तरह जब रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जब जब हम डिविडेंड ज्यादा पे करते हैं तो प्राइस पर शेयर इंक्रीज होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आर इज इक्वल टू, ये तीन सिचुएशन दे रखी है जब आर जो है 15% है, आर जो है 12% है, आर जो है 10% है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज 12%, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। तो हमें तीन सिचुएशन दी हुई है कि जब डीपी रेशियो जो है 100% है, इसका मतलब है कि हम सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिटेंशन रेशियो जो है वहां पे 0 है। उसी तरह 80% जब हम 80% जो है पे करते हैं और 20% रिटेन करते हैं। फिर है थर्ड सिचुएशन 40% जो है हम जो है डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और 60% जो है उसको हम जो है रिटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज 15%, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमें 12% दी हुई है। तो डीपी रेशियो का मतलब है कि जब सारा का सारा डिविडेंड हम पे कर देते हैं तो पी इज इक्वल टू प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू ई इंटू 1 - बी के ई माइनस बी आर। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हमें 10 दे रखी है, 1 माइनस क्योंकि हम रिटेन कुछ भी नहीं कर रहे तो ये 1 - 0 1 आ जाएगा, 10 इंटू 1 10 आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे 0.12 और b जो है डेट इज 0 और जो r जो है डेट इज 0.15, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 0.12 तो ये आ जाता है 83.33। अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब डिविडेंड जो है 80% है तो उस सिचुएशन के अंदर आपने ये सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पे बी जो है हमारा 20% आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा और यहाँ पे भी बी जो है 0.20 आ जाएगा इंटू 1.15। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाता है 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने 8 को 0.09 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 89.89। तो देख रहे हैं कि जब हमने पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया तो वहां पे हमारा रेट जो था शेयर का कम था और जैसे ही हमने 20% अपने पास रिटेन किया तो शेयर की प्राइस जो है वो पहले से बेटर हो गई। अब हम थर्ड सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा 60% रिटेंशन है, इसका मतलब है कि 40% जो है हम दे रहे हैं और यहाँ पे जो के ई है डेट इज 0.12 और यहाँ पे 60% हमने रिटेन किया है, ये रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा कम है उस वक्त हमारी शेयर की प्राइस 133.33 है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रोथ फॉर्म है तो इसको डिविडेंड जो पे आउट है वो कम होना चाहिए और रिटेंशन रेशियो जो है ज्यादा होना चाहिए। तो जो डिविडेंड पॉलिसी है वो वैल्यू ऑफ द शेयर को इफेक्ट करती है। उसी तरह दूसरी सिचुएशन है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी 12% है। तो वो आपने तीनों सिचुएशन 100% जब हम डिविडेंड सारा का सारा दे देते हैं, जब हम डिविडेंड 80% देते हैं, जब हम डिविडेंड 40% देते हैं, तो तीनों सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है शेयर की वो सेम रहती है 83.3, सेकेंड सिचुएशन के अंदर भी, थर्ड सिचुएशन के अंदर भी। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वैल्यू ऑफ आर जो है दैट इज 10%
और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज 12%। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब डिविडेंड रेशियो 100 है तो वहां पे शेयर की प्राइस जो है 83.33 है। जब हम डिविडेंड 80% देते हैं तो यहाँ पे ये 80 है। जब हम डिविडेंड 40 देते हैं तो यहाँ पे 66.67 है। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि जब हमारा आर जो है दैट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उस वक्त हमें डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब हमने 100% डिविडेंड दे दिया तो वैल्यू ऑफ द शेयर 83.33 है। न्यूमेरिकल के ऊपर मैंने इसलिए स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है। तो उसी तरह उसने वहां पे जो है अपना जो गॉर्डन ने अपना मॉडल जो है उसको रिवाइज किया है, और इसको हम आर्गुमेंट जो है बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट भी कहते हैं। दैट इज डेवलप्ड बाय बायरन गॉर्डन, जॉन लिंटर इन रिस्पॉन्स टू डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी बाय मोदी गिलानी एंड मिलर। तो उन्होंने कहा कि जो डिविडेंड है वो स्टॉक की प्राइस और इन्वेस्टर के बिहेवियर को भी इफेक्ट करते हैं। तो उसकी जो अजम्पशन है कि यहाँ पे सारी की सारी जो फिनांसिंग है इक्विटी शेयर्स के द्वारा होती है, और जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है कंपनी के पास वो रिटेन्ड अर्निंग है, जो प्रॉफिट वो अपने पास रखती है, और जो रेट ऑफ अर्निंग की ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, और कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप बिटवीन दी स्टॉक्स प्राइस एंड डिविडेंड, स्टॉक प्राइस यहाँ पे पी जो है दैट इज दी प्राइस पर शेयर, तो D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी विच इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी है। यहाँ पे ये गलती से माइनस डल गया है, इसको आपने सही कर लेना है, ये प्लस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं के ई माइनस जी, D0 जो है डिविडेंड पर शेयर अमाउंट ऑफ द लास्ट डिविडेंड है, जी जो है दैट इज द कांस्टेंट ग्रोथ रेट, के ई जो है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और वी कुड से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, D1 जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो गॉर्डन का जो रिवाइज्ड मॉडल है, तो वहां पे क्योंकि जो रिवाइज मॉडल मतलब जो पहला बेसिक वैल्यूएशन मॉडल था उसके अंदर उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट माना था। तो गॉर्डन ने अपने बेसिक मॉडल को रिवाइज किया ताकि रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता है तो भी डिविडेंड पॉलिसी जो है वो वैल्यू ऑफ द शेयर को इम्पैक्ट करती है ऑन द अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ शेयर फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर जो होता है अनसर्टन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वैल्यू ऑफ द शेयर को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं उनको होता है कि जो हमें डिविडेंड आज मिल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो शेयर होल्डर डिस्काउंट फ्यूचर डिविडेंड एट हाई रेट देन द डिस्काउंट नियर डिविडेंड। नियर डिविडेंड का मतलब है कि जो प्रेजेंटली उनको मिल रहा है नियर के अंदर, जो फ्यूचर के अंदर मिल रहा है उसको वो हाई डिस्काउंट करते हैं। इसी तरह ही देखते हैं कि गॉर्डन का जो रिवाइज्ड मॉडल है, और इसी को ही हम बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट भी कहते हैं, दो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे ऑलवेज अवॉइड रिस्क, और उनको सर्टन रिटर्न के ऊपर वो ज्यादा प्रीमियम रखते हैं और अनसर्टन रिटर्न को वो डिस्काउंट करते हैं क्योंकि वो सर्टन रिटर्न जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं रैशनल होते हैं, उनको होता है कि जो आज डिविडेंड मिल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट जो हमें फ्यूचर के अंदर डिविडेंड मिलेगा। इसको हम बर्ड इन हैंड थ्योरी भी कहते हैं कि इन्वेस्टर का बिहेवियर जो होता है डिविडेंड पे आउट से इफेक्ट होता है, कैपिटल गेन से इफेक्ट नहीं होता। अगर डिविडेंड पे आउट रेट हो मतलब अगर डिविडेंड कम पे किया जाता है तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और उसी तरह क्या है कि अगर डिविडेंड पे आउट हाई रहे तो स्टॉक प्राइस हायर होती है, क्योंकि डिविडेंड जो होते हैं दे आर मोर सर्टन फॉर इन्वेस्टर देन द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है कि शेयर की प्राइस ज्यादा होगी तो उससे वो प्रेफर करते हैं कि डिविडेंड उनको मिल जाए। तो कैपिटल गेन जो होते हैं दे आर मोर रिस्की फॉर इन्वेस्टर देन द डिविडेंड। तो यहाँ पे द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, और यहाँ पे होता है कि फर्म जो है दे शुड पे ए हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो, और ज्यादा हाई डिविडेंड जो है डिक्लेयर करें ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज किया जा सके।